पर मैं बात करने वाला हूँ, जिस सेटअप को हम लोग आज सीखने वाले हैं वो मेरा एक पर्सनल सेटअप है, प्राइस एक्शन से रिलेटेड है और इंडिकेटर के साथ ट्रेड किया जाता है। ठीक है। और रिसेंट अभी के प्रेजेंट मार्केट में हमारे ट्रेडर और मैं साथ में सभी लोग मिलकर इसको ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसको पोजिशनल ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है। और देखिए, इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। मैं मेजर सेशंस 15 से 20 मिनट में करता हूँ। कोशिश करूँगा कि ये सेशन छोटा रखा जाए, लेकिन फिर भी अगर समय कुछ ज़्यादा लगे तो आप लोगों को बने रहना होगा और आखिरी तक इस वीडियो को देखना होगा। ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है तो आपके लिए मुफ्त है, और आप अगर धन्यवाद कहना चाहते हैं तो मुफ्त में इस वीडियो को लाइक करके निःशुल्क है आपके लिए। ठीक है। लेकिन जो लोग और आगे सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचेगा, उनकी भी हेल्प होगी। ठीक है। तो आप इसको लाइक करके अपना धन्यवाद अदा कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंट्राडे में जो आपके साथ एज अ ट्रेडर जो तकलीफ़ आती है वो होती है एक कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट। पहले आपकी तकलीफ़ों को मैं बता दूं, फिर हम लोग एक प्राइजेक्शन पर पहुंचेंगे, वहां पर सीखेंगे। देखिए, क्लासेस में जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो उसका एक तरीका होता है। ठीक है। यहाँ पर मुझे बस चीज़ों को बता के जाना होता है, तो कम से कम थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिले कि क्लासेस में हम लोग कैसे चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से क्लासेस हमारी चलती हैं। समझिए, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि इंट्राडे में एक ट्रेडर की जो तकलीफ है, जो स्विंग कर रहा है, इंट्राडे पोजिशनल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो तकलीफ है वो क्या है? तकलीफ है एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट। जो माइंडसेट जो आपका है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वहाँ पर एक मतभेद है। मतभेद क्या है? एक ही समय पर आपको बाई और सेल दोनों के लिए तैयार रहना होता है। बाई और सेल दोनों के लिए तैयार है। बाई और सेल दोनों के लिए तैयार रहने का मतलब क्या है? बाई और सेल एक ही सेशन में, एक ही दिन में आप लोग खरीदारी की कोशिश भी करते हैं और बिकवाली की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मेरी बात अगर आप माने तो एक समय पर अगर एक ही माइंडसेट रखा जाए तो आप कहीं ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक समय पर एक माइंडसेट कैसे रखा जा सकता है? जबकि बाजार तो दोनों तरफ मोमेंटम करता है, वॉलेटाइल मार्केट है, अप एंड डाउन दोनों कर रहा है, तो हम तो अपॉर्चुनिटी गेनर होने चाहिए। एक ही समय पर लॉन्ग और एक ही समय पर उसके बाद शॉर्ट। टॉप पर बेचें और लो पर, बॉटम पे खरीद लें, बॉटम पे खरीदें फिर टॉप पर बेचें। तो ये जो आप लोगों के सुनहरे सपने हैं मुंगेरी लाल जैसे, ये कभी पूरे नहीं होंगे सर, कभी भी नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया, ट्रेडर मात्र बीच का 20% कमाता है, सॉरी 60%, और ऊपर का 20 और नीचे का 20 सेलर्स के लिए है। जो लोग ये एक्यूरेट ट्रेड कर लेंगे, मिडिल का 60%, वही प्रॉफिटेबल है। और जो टॉप और बॉटम सोच रहे हैं वो बस सोचते रह जाएं। ठीक है। अब दूसरे तकलीफ आती है जब मैंने कहा कि मतभेद नहीं रखना है। मतभेद नहीं रखना है मतलब अगर लॉन्ग से सोच रहे हैं तो सिर्फ लॉन्ग के लिए ही सोचना है, शॉर्ट सोच रहे हैं तो शॉर्ट के लिए ही सोचना है। अगर इसको मैं आसान करके कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब खरीदारी की अप्रोच है कि बाजार में निफ्टी में सिर्फ ऊपर की पोजीशन देख रहे हैं, तो अगर शॉर्ट करने का मौका मिले कि बाजार यहां से गिरेगा तो भी छोड़ दिया जाए, तो भी स्किप। बात क्लियर हो रही है? ये आपके माइंडसेट का बहुत बड़ा एक तकलीफ है। मैं बता दूं, आप जो लॉस कर रहे हैं उसके पीछे ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि आप प्राइस के पीछे बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों करना है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है ट्रेंड। ट्रेंड ट्रेंड क्यों कारण है ये बताइए जरा। ट्रेंड मात्र एक वजह से कारण है। मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि एक प्राइस जो अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, वो क्या करेगा? वहां पर अगर बेचने के लिए कोई अवसर मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं फेलियर साबित होगा कि वहां पर आपके लॉस चले जाएंगे। तो कोशिश ये की जाए जब प्राइस अप ट्रेंड में हो कि जब खरीदने का अवसर मिले तब मात्र खरीदारी की जाए और बेचने के अवसर को स्किप कर दिया जाए, कि उसको छोड़ ही दिया जाए। दूसरी बात, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो खरीदने के अवसर को छोड़ दिया जाए और बिकवाली सेलिंग के जो भी मौके मिले, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, उसको ग्रैब किया जाए, उसको पकड़ा जाए। तो एक समय पर एक माइंडसेट, ये आपकी कई तकलीफ दूर कर देगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला? ट्रेंड। तो पहली बात तो ये कि ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। दूसरी बात,
अगर एक तरफ ही खरीदारी देखनी है, या तो ऊपर की तरफ बाइंग या नीचे की तरफ सेलिंग, एक समय पर एक माइंडसेट, और दूसरा माइंडसेट उस समय होना ही नहीं चाहिए कि सोच ही नहीं रहे कि वो मौका ढूंढ रहे हैं जो अभी ट्रेंड है, और उसके विपक्ष में जो भी मौके बनेंगे वो ट्रेड नहीं किए जाएंगे। बात क्लियर हुई? ट्रेंड के अगेंस्ट मोमेंटम में बने सेटअप्स नॉन ट्रेडेबल होंगे मेरे लिए। अब आप लोग क्या गलती कर रहे हैं इसके एवज में? अगर आप अपनी गलतियों को समझना चाहें साइकोलॉजिकल लेवल पे, देखिए, एक रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई। अब प्राइस आके यहां से गिर के दोबारा यहीं पहुंच रहा है। अब यहां पर दो तरीके के ट्रेडर हैं, जो ब्रेकआउट देख रहे हैं, दूसरे वो जो ब्रेकडाउन देख रहे हैं। अब बताइए, एक ही समय पर दो तरीके के ट्रेडर बाजार में बैठे हैं कि नहीं बैठे? प्राइस ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग करेंगे, प्राइस लौट कर नीचे आ जाएगा, लॉस काटेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, प्राइस फिर ऊपर जाएगा तो फिर लॉन्ग करेंगे। यही करते रह जाएंगे क्या? तो मैंने कहा उस समय पर अगर सिर्फ आप अपनी एक सोच रखें, एक सोच का मतलब क्या है कि या तो अप ट्रेंड सोच रहे हैं तो सिर्फ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड सोच रहे हैं तो सिर्फ डाउन ट्रेंड। बात क्लियर हुई? तो ये जो मतभेद है आपके माइंड का कि क्या करना चाहिए, तो दोनों काम हम एक साथ कर लेते हैं। एक ट्रेड से निकल के दूसरी में एंट्री, दूसरे से निकल कर तीसरी में। मैं देखता हूं ट्रेडर्स की ऑर्डर बुक, जब आप लोग भेजते हैं कि मेरे सर इतने लॉसेज हैं, मेरे इतने लॉसेज हैं, और ऑर्डर बुक में मैं देखता हूं एक एक सेशन में 40-40, 45-45, 60-60 ऑर्डर्स स्काल्पर करते हैं सर। मेरे बैचेस में जो स्काल्पर, जो ट्रेडर्स स्काल्पिंग करते हैं, उनके ऑर्डर 30, 35, 40 मैक्स रहते हैं। लोगों के 60-60, 70-70, 80-80 ऑर्डर्स। एक तो डिसिप्लिन का पहला रूल तो यही कह देता है कि इंट्राडे में ट्रेडर को 3 से ज़्यादा ट्रेड तो प्लान नहीं करने चाहिए, मैक्सिमम 3। तो जब आपने खुद को सीमित कर दिया कि मैं 3 से अधिक करूंगा ही नहीं, तो लॉसेस की संभावना कम से कम रह जाएगी। दूसरी बात, आप हर ट्रेड में हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अब आप देखेंगे, पहले एक बार आपके माइंड को ट्रिगर करेगी एक बात, क्या कि मुझे दिन के 3 ट्रेड ही करने हैं, तो जब पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिलेगा तो ही ट्रेड करूंगा। तो कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस इस जगह पर रुक रहा होगा ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक ब्रेकआउट वैलिडेशन नहीं हो जाएगा, ब्रेकडाउन वैलिडेशन नहीं हो जाएगा, ट्रेड ही नहीं करेंगे। कई गलतियां तो वहीं स्किप हो जाती। अब अनुशासन जो हमको 5, 6, 7th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता था, वो आप लोग अब भूल गए हैं, तो कैसे काम चलेगा? ट्रेडर का पहला रूल जानते हैं? कई आप हैज फंड ट्रेडर्स को पढ़ेंगे, उनकी बुक्स को पढ़ेंगे, तो उनमें पहली चीज लिखी हुई मिलती है क्या? अ मैन हु केप्ट प्रॉमिस विद हिमसेल्फ। अगर आप खुद से किए गए वादे निभा पाते हैं और खुद से झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप ट्रेडर बनेंगे। और आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं कि कल लॉस हो गया था, बाजार की गलती की वजह से हो गया था, मैंने नहीं किया, मार्केट की गलती से हो गया। अरे आपने किया है सर, बाजार तो जैसे आज चल रहा है वैसे कल भी चलेगा। और जब और ट्रेडर आएंगे तो एसएल हंटिंग और ज़्यादा होगी। जैसे जैसे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी उतनी एसएल हंटिंग होगी। अभी 10 CR के आसपास डीमैट्स हैं, 10-11 करोड़ के आसपास। अभी ये संख्या बढ़ती जाएगी और बाजार में ट्रेडर्स आते जाएंगे, उतना पैसा आता जाएगा और उतना टफ ये बाजार होता जाएगा। तो आप तो आने वाले समय में और परेशान होने वाले हैं, कहीं से दिक्कतें दूर नहीं होनी। और आप कल की ट्रेड को भूलकर आज नई ट्रेड्स कर रहे हैं। लॉस कीजिएगा। समझिए मैं क्या कहता हूं। आपको जो मैंने अभी तक बातें बताई, क्या देखिए, मैंने साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को टच किया, वो जितने पॉइंट्स बताए ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन में रहकर ट्रेड कीजिए, एक अपना डिसाइड कर लीजिए लिमिट कि इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। 3 ट्रेड लॉस हो गई, चौथा तो देखूंगा भी नहीं। 2 ट्रेड प्रॉफिट हो गई, एक ट्रेड में अब जितना कमाया है उसका 30% रिस्क लूंगा, बाकी पैसा घर लेकर जाऊंगा। ये घर ले जाने की आदत डालिए, ठीक है? क्योंकि बाजार में मैं बस एक ही बात कहता हूं, ट्रेडर वो है जिसके कमाए गए पैसे से उसका घर चले। बात क्लियर हुई? चलिए, तो पहली बात हुई ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या है? जिधर बाजार का मोमेंटम है, अगर हम उसके साथ चलें तो हमारे कमाने की संभावना अधिक से अधिक है। तो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक टूल देता हूं। मेरे लिए टूल का मतलब सिर्फ औसत होता है, एवरेज। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, प्राइस के बाद मैं किसी को वरीयता दे रहा हूं बाजार में, वो औसत है, औसत के अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने पहले बताया ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है? समय निकालकर धीरे धीरे देखिए। अगर आपको मेरी गति, जिस स्पीड से मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर ये धीमे लगती है तो अपनी स्पीड को जाकर 1.25x या 1.5x पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है? और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़ भी सकते हैं। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेंड देखना आना चाहिए, ट्रेंड को औसत डिसाइड कर देता है। अच्छा एक बात बताइए, एवरेज की बात की जाए तो सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कि ये पता हो कि एक समय पर एक माइंडसेट कि कब सिर्फ खरीदारी करनी है और सेलिंग मिले, बेचने का मौका मिले तो भी छोड़ दें, कब ऐसा होगा? तो मैं कहता हूं कि जब प्राइस एक अच्छे बड़े औसत के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तब ऐसा होगा। अगर उस बड़े औसत के नीचे ट्रेड कर रहा है तो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग देखनी है, और उस बड़े औसत के ऊपर ट्रेड कर रहा है सिर्फ लॉन्ग देखना है। मतलब एक ऐसा एवरेज जिसके ऊपर प्राइस ट्रेड करे तो हमको सिर्फ खरीदारी के अवसर ढूंढने हैं, और उस औसत के नीचे ट्रेड करे तो सिर्फ बिकवाली के अवसर ढूंढने हैं, सिर्फ शॉर्ट सेलिंग ढूंढनी। कैसा वो स्ट्राइक प्राइस होगा, कैसा वो एवरेज होगा? वो एवरेज है 200 का मूविंग एवरेज, 200 का औसत, 200 का औसत। 200 का औसत क्या होगा सर? जिस टाइम फ्रेम पर आप यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास निफ्टी में 1 घंटे का औसत है, तो पिछली 1 घंटे के कैंडल, एक कैंडल 1 घंटे का बना हुआ, तो पिछली 200 कैंडल मतलब पिछले 200 घंटे के औसत भाव के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, मतलब प्राइस पॉजिटिव है कहीं ना कहीं कि नहीं है। प्रीवियस 200 आवर्स के एवरेज प्राइस के ऊपर जो प्राइस ट्रेड कर रहा है, औसत भाव के ऊपर जो भाव ट्रेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रख रहा है, सकारात्मक भाव है वो। वहां पर खरीदारी के अवसर ढूंढे जाएं, और अगर बेचने के मौका मिले तो उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाए। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई कि 200 का मूविंग एवरेज जो है, पहले क्या करना है, इंडिकेटर में जाइए और 200 के मूविंग एवरेज को प्लॉट कीजिए। प्लॉट किया, यहां पर ये 9 का आ गया। ठीक है, इसको लेंथ को चेंज करके 200 कर लीजिए। सॉरी, माफ कीजिए, चलिए चेंज किया। ठीक है, इस तरीके से ये एवरेज आपके पास आ गया। देखिए, तो मैंने क्या कहा, जब तक कोई प्राइस 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहां पर ये क्या कर रहा है, 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये पूरा सेटअप बता के जाऊंगा, तसल्ली से बने रहना है, आखिरी तक वीडियो में रहना है। बीच में कई ट्रेडर्स की आदत होती है कि इतना देख लिया कि बस इतना बहुत है, अब जाकर पहले बैक टेस्ट। अरे बैक टेस्ट कुछ नहीं होता है सर, लाइव मार्केट में जाकर कल ट्रेड कीजिएगा, अगला सेशन मिलेगा, पूरा बाजार खुला रहेगा, आने वाली पीढ़ियों तक खुला रहेगा सर, है ना, कहीं नहीं जा रहा है बाजार। लाइव मार्केट में टेस्ट होता है, बैक टेस्ट नाम की कोई चीज़ बाजार में नहीं होती, वो बस आपको लुभावने सपने दिखाने की चीज़ें हैं। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछला डेटा बस रिसेंट अभी ले पाऊंगा जितनी 200 कैंडल पीछे बनी होंगी। ये नहीं कि आपको मैं बैक टेस्ट करा रहा हूँ 2015, 16, 18 तक, नहीं ना 2020 तक। बैक टेस्ट बस इसलिए कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं वो सीख लिया जाए। अब आपका पेशेंस टेस्ट होगा लाइव मार्केट में, जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना सीखना होगा। लगभग 5 से 10, 15 दिन का वो भी आपका एक फ्रेम होता है कि जो सिखाऊं उसको बार बार ट्रेड करके अपने लिए परफेक्ट बनाइए। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखा नहीं पाता हूँ, उसके लिए आप लोग क्लासेस करते हैं ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है। टेलीग्राम से जुड़ना चाहे, हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट देखना चाहें, देखकर उसके बाद जुड़िए। और डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में ही कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट कीजिए, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 1-1 घंटे के सेशंस, और 3-4 महीने तक, है ना, साथ में लाइव मार्केट रेट्स। देखिए, जब प्राइस 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब मैंने क्या कहा, जितने खरीदारी के अवसर मिले, बाइंग के जितने अवसर मिले वो उनको भुनाइए, और सेलिंग के जितने अवसर मिले उनको छोड़ दीजिए। कैसे? एक मैं फॉर्मेशन पढ़ाता हूं, HBB होता है हाई ब्रेक बाई, हाई ब्रेक बाई। अब ट्रेंड डिसाइडर क्या है, 200 का मूविंग एवरेज है कि नहीं है, 200 का मूविंग एवरेज ट्रेंड डिसाइडर। अब जब 200 का मूविंग एवरेज ट्रेंड डिसाइडर है, तो जितनी बार प्राइस चलने के बाद गिरता है, पुल बैक, एक चलता हुआ प्राइस जहां से गिर जाए, और ट्रेंड क्या है, 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर भाव ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंड अपसाइड है, तो गिरावट पे कोई बिकवाली का तो मौका ढूंढना ही नहीं, खरीदारी का मौका ढूंढना है। ठीक है, तो HBB से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, HBB के अलावा क्या हो सकता है, HBB के अलावा दूसरा फॉर्मेशन आपके पास होता है ट्रेड करने के लिए, वो है इसी के साथ आप एक शॉर्ट टर्म 50 का मूविंग एवरेज भी यूज कीजिए। 50 का वो क्या करेगा, वो आपको बार बार एंट्री देगा, बार बार एंट्री देगा, खरीदने का तरीका बताएगा। HBB से जब आप बाइंग करते हैं तो आपकी खरीदारी कैसी होती है कि आप जितनी बार प्राइस गिरने के बाद अपना लास्ट स्विंग हाई काटेगा, प्रीवियस हाई, आप खरीदारी करेंगे। जैसे प्राइस यहां चल कर गया और यहां पर देखिए हाई ब्रेक हुए, लॉन्ग कर दीजिए,
प्राइस चल कर गया, थोड़ा सा नीचे आया, हाई ब्रेक हुए, लॉन्ग कर दीजिए। प्राइस चल कर गया, थोड़ा सा नीचे आया, चलने के बाद हाई ब्रेक हुए, लॉन्ग कर दीजिए। ऐसे चलता है प्राइस। ठीक है, ध्यान रहेगा, जितनी बार ऐसा हो उतनी बार करना है, एक बार नहीं, उतनी बार। देखिए प्राइस नीचे आया, हाई ब्रेक हुए, लॉन्ग कर दीजिए, या फिर नीचे आया, हाई ब्रेक हुआ, लॉन्ग कर दीजिए। अब क्या हुआ, प्राइस नीचे आया और हाई ब्रेक नहीं किए तो लॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, अब और आगे बढ़िए, चलिए। मैंने कहा, आपने कहा कि ये तो ऊपरी स्तर पर खरीदारी हो रही है, कि जब गिर रहा है तो पुल बैक पे तो बेचना नहीं है। सेलिंग का कोई भी हमको ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं करना है। मिल रहे हो, कोई सेटअप आपने पहले कुछ सीखे हो तो उनको भूल जाना है, सिर्फ खरीदारी ढूंढनी है। लेकिन खरीदारी ऊपरी स्तर पर हो रही है, गिरावट के बाद जहां से भाव घूमे मैं वहीं खरीद लूंगा और मेरा लॉस का एरिया सबसे छोटा हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए मैंने आपको बताया 50 का मूविंग एवरेज। 50 का औसत जब भी 200 के औसत के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो 200 के एवरेज ने आपको ट्रेंड बता दिया कि प्राइस क्या है, 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये 50 का एवरेज आपको एंट्री एग्जिट देता है। क्या देता है? एंट्री एग्जिट देता है। एंट्री एग्जिट का मतलब जब प्राइस में एंट्री कहां पर की जाएगी, ये कौन बताएगा? 50 का एवरेज। कैसे यूज करना है? देखिए, यहां पर आइए और यहां पर सर्च कीजिए मूविंग एवरेज। एक एवरेज हम लोग यूज कर रहे हैं, दूसरा एक और करना है। ठीक है, ट्रेंड लेंथ कितना रखना है? 50। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा विजिबिलिटी में अगर आप स्टाइल में चेंज करें तो इसको थोड़ा सा रेड रखिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दीजिए क्योंकि ये एंट्री प्राइस होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से आ गया। ये रेड लाइन क्या है? ये रेड लाइन 50 का मूविंग एवरेज है और ये ग्रीन लाइन क्या है? 200 का मूविंग एवरेज है। मैंने पहले बताया 200 के ऊपर भाव है तो खरीदारी के अवसर ढूंढने, 200 के नीचे भाव है तो बिकवाली सेलिंग के अवसर ढूंढने। अभी प्राइस कहां है बताइए? यहां पर प्राइस कहां है? प्राइस है 200 के ऊपर। 200 के ऊपर है तो मैंने क्या बोला, जितनी बार प्राइस चलकर आता है 50 के मूविंग एवरेज के पास और वहीं से लौटता है, उसके नीचे आकर या उसके पास से, जहां से टर्न अराउंड हो जाए, गिरते हुए आएगा और उसको टच करके घूमेगा या उसको ब्रेक करने के बाद नीचे, जब प्राइस 200 के ऊपर है तो मैंने क्या बताया, सिर्फ बाइंग के हमको अवसर ढूंढने हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर सिर्फ खरीदारी हो। तो 50 के नीचे जब भी प्राइस आए तो शॉर्ट तो करना ही नहीं है, लेकिन लौट कर जब भी 50 के ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे, लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट तो करेंगे ही नहीं, लॉन्ग करेंगे। बात क्लियर हुई? तो प्राइस देखिए, यहां पर 200 के ऊपर भाव आ गया, भाव लौट कर गया, टच किया, ऊपर की तरफ निकला, जैसे ही इन स्विंग हाई को निकला, स्विंग लो का स्टॉप लॉस 50 के नीचे, 50 के औसत के नीचे एक क्लोज एसएल और लॉन्ग कर दीजिए। अच्छा, लॉन्ग करने के बाद दूसरा तरीका वो होता है कि प्रॉफिट बुकिंग कहां करनी है। देखिए, कभी भी एक औसत और प्राइस के बीच में दूरी बनने लगे तो प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। मेरा मानना क्या है, जब भी प्राइस और एवरेज के बीच में एक दूरी बनने लगे, सफिशिएंट डिस्टेंस हो, तो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। जैसे आपने यहां एंट्री की, प्राइस चल कर गया तो इतनी दूर चला गया, देखिए ये गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आपकी यही हो जानी चाहिए, फिर इंतजार नहीं करना। इतना जब दूरी है एक एवरेज और प्राइस में, प्राइस कहीं ना कहीं करेक्ट होकर औसत के पास आएगा ही आएगा, अब ज्यादा दूर नहीं चल पाएगा। ये गैप अप मिला, आप लॉन्ग में हैं, प्राइस ने एक अच्छा मोमेंटम दे दिया है यहां से यहां तक, देखिए 19,800 का भाव पहुंच गया है 20,500। ये बीच का भी ऊपर का 20%, 300-400 पॉइंट छोड़ना होगा। मैंने क्या कहा, ट्रेडर वही है जो ऊपर का 20 और नीचे का 20 स्किप करता है। बीच के 60% में खुश रहना सीखिए, कभी बड़े लॉसेस नहीं होंगे। लॉसेस तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट में ही रहने वाले। फिर देखिए, प्राइस आया यहां पर, देखिए अब इसके नीचे आ गया, चलते चलते यहां से घूमा नहीं और नीचे आया, अब इसके ऊपर आके क्लोज किया, जैसे ही क्लोज किया एसएल और लॉन्ग। फिर देखिए प्राइस एक बड़ी डिस्टेंस बन गई, यहीं पर बन गई थी, प्राइस गिरने लगा था, यहीं पर निकल जाइए। यहां पर एंट्री है 19-20-900 पे और एग्जिट कहां पर दे रहा है? एग्जिट दे रहा है 21,400 पे के आसपास, 500 पॉइंट का मोमेंटम है। फिर प्राइस नीचे आया, आने के बाद फिर एक कैंडल ऊपर क्लोज, स्विंग हाई के साथ लॉन्ग कर दीजिए, फिर टारगेट देगा। जितनी बार ये प्राइस अपनी प्रक्रिया दोहराएगा उतनी बार टारगेट देगा, जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराएगा। जैसे यहां पर देखिए, प्राइस फिर नीचे आता है, ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा टिपिकल होगा, प्राइस फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है, यहीं पर गया, लॉन्ग कर दीजिए। लॉन्ग करने के बाद मैंने क्या, स्विंग लो स्टॉप लॉस होता है कि प्राइस जहां से घूम कर गया और 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर गया, जहां तक गिर कर आया था इसके नीचे एसएल है,
स्टॉप लॉस क्लोजिंग का होता है। जैसे आप वाली टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहे हैं तो 1 घंटे का प्रॉपर क्लोज मिलना चाहिए उस स्विंग लो के नीचे, तब आप एग्जिट करेंगे, उसके पहले नहीं। बात क्लियर हो गई? 1 घंटे की क्लोज मिलनी चाहिए, उसके पहले तो एग्जिट करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखिए प्राइस क्या कर रहा है यहां पर, इसको मार्क कीजिए। क्या करना है? मार्क कीजिए। ये लेवल है, मार्क कर लीजिए। एक बार अगर आप गौर से देखें तो इसके नीचे की एक भी क्लोजिंग आपको नहीं दिखेगी और प्राइस इसी बायर को बार बार टच करके एक बार टारगेट देने जाता है। ये इस सेटअप का रियल पावर है कि यहां पर एग्जीक्यूट किए गए ट्रेड जल्दी गलत साबित नहीं हो सकते। अच्छा, अब ट्रेंड रिवर्सल होगा या प्राइस कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, ट्रेंड ओवर होगा तो क्या होगा बताइए? देखिए, शुरुआत ट्रेंड की होती है 20 और 50 के बीच में, एवरेज के बीच में। एवरेज के बीच में सबसे जब ये क्रॉस ओवर होता है 50 का एवरेज 200 के एवरेज को क्रॉस करता है तो ट्रेंड बदल जाता है। एक प्राइस इससे पहले गिर रहा होगा, अगर आप पीछे का चार्ट देखेंगे तो इसके पहले प्राइस गिर रहा होगा, देखिए गिर रहा था, ठीक है, और इसके बाद प्राइस क्या है? बदल गया, अप ट्रेंड की तरफ चला गया। ठीक है, यहां पर सबसे कम डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस जब ये दोबारा से घटने लगे, यहां घटने लगा तो अब प्राइस दोबारा से चेंज होगा। अब देखिए इसके बाद जब ये लो ब्रेक हुए, मैंने कहा जब भी प्राइस लौट कर आएगा लॉन्ग करना है, प्राइस लौट के आने से पहले 200 की मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। अब लॉन्ग नहीं करना है, कब तक? जब तक दोबारा प्राइस लौट कर ना आ जाए और ये दोबारा डिस्टेंस इसी तरीके से दोनों एवरेज ना पकड़ ले। इनमें दूरी आती जाएगी, आप ट्रेंड के साथ चलते जाएंगे, इनमें दूरी कम होने लगेगी ऐसे ऐसे करके, आप ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे, रुकने लगेंगे। अब अगर ये 50 का एवरेज 200 के नीचे आ जाता है तो जितनी बार प्राइस इसके ऊपर जाके लौटेगा, अब हम लोग लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, सिर्फ शॉर्ट देखेंगे, सिर्फ शॉर्ट। लॉन्ग भूल जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग भूल जाएंगे, सिर्फ शॉर्ट देखेंगे। ये जो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप यूज करेंगे तो मुझसे लिख कर ले लीजिए, बस बताए गए रूल्स को फॉलो करना है और जितने चीज़ें मैंने आपके सेटअप में डिस्कस की हैं उनको याद रखना है और फिर आप लॉसेस कीजिए। करने को होंगे 100-150 ट्रेड करने में 3-4-5 ट्रेड आपके गलत जाएंगे और बाकी सारे ट्रेड बड़े रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, एसएल ये है, टारगेट ये, एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं, एसएल एरिया इतना बड़ा है और टारगेट इसके बाद भी जब बाजार गिरने से पहले इतना बड़ा टारगेट देके जा रहा है। यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, एसएल इतना बड़ा है, टारगेट ये मिल रहा है, ये यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, एसएल इतना बड़ा है, टारगेट 1 रुपए गंवाने पर 4-5 रुपए कमाता है यहाँ पर ट्रेडर, कि अगर आप 1000 रुपए का रिस्क लेंगे तो 5-6 हज़ार कमा के जाएंगे। और जब बार बार ये प्रोसेस दोहराया जाएगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब इतना बड़ा होगा तो आपको लॉस में रखने की क्षमता किस बाजार में? आइडेंटिफाई कीजिए ट्रेंड को, ट्रेंड के साथ एंट्री होनी चाहिए, फिर उसको आगे लेकर जाइए। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी शॉर्ट सेलिंग का कुछ रह गया है लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है सर, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने बड़े वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर इसके आगे के कॉन्सेप्ट आप लोग और सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आपको इसके आगे भी सीखना है। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि शॉर्ट सेलिंग में और कौन कौन सी चीज़ें याद रखी जाती हैं, थोड़े से बदलाव करने होते हैं। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, विद इन 5 मिनट्स में आपको रिप्लाई देता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।